हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज। क्या सॉल्व करेंगे? एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि जुडिशरी में पूछे जा चुके सारे सवाल हैं। और जुडिशरी में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं आप जानते हैं कितने महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जो कि आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम का ये हमारा पहला एमसीक्यूज चालू होता है। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से चालू करेंगे, सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन तक इसको हम लोग कवर करेंगे एक एक सेक्शन करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कहता है भारतीय संविदा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित किया गया था मतलब कब इनेक्ट किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 1950 में, 1938 में, सी 1945 में, डी 1872 में बोलता है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है जिसका, और 1872 में हुआ था, लेकिन इसका डेट कितना था? 25 अप्रैल 1872। क्या डेट था? 25 अप्रैल 1872। और इस टाइम के जो एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था द लॉर्ड नॉर्थ बुक। क्या नाम था? द लॉर्ड नॉर्थ बुक, ठीक ना, ये नाम था। और इनके पहले देखिए द लॉर्ड नॉर्थ बुक के पहले 1872 में ही 2 एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों थे? क्योंकि इनके पहले भी एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिनका नाम था द अर्ल ऑफ मायो। देखिए पूरा नाम द अर्ल ऑफ मायो है, इनका शॉर्ट नेम लिखता हूँ द अर्ल ऑफ मायो। अब जो अर्ल ऑफ मायो है तो इनका एसेसिनेशन हो गया था, और एसेसिनेशन मतलब कि हत्या हो गई थी, और हत्या करने वाले का नाम था पठान शेर अली अफरीदी। क्या नाम था? पठान शेर अली अफरीदी। पठान शेर अली अफरीदी ने इनका हत्या कर दिया था, इसलिए इनके बाद 2 एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिनका नाम था द लॉर्ड नेपियर था, और एक थे सर जॉन स्ट्रेची, ठीक ना। फिर द लॉर्ड नेपियर के बाद बने थे द लॉर्ड नॉर्थ बुक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनके टाइम पे ये भारतीय संविदा अधिनियमित हुआ था, इनेक्टेड हुआ था, ठीक ना। अब फर्दर हम लोग आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविदा अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? प्रभावी हुआ था का मतलब होता है केम इनटू फोर्स। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया था? पहला ऑप्शन है आपका 1 अक्टूबर 1872 जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1872, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका 1 सितंबर 1872, ये राइट है। और फोर्थ ऑप्शन 19 अप्रैल 1872, ये गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। देखिए आप हिंदी और अंग्रेजी में जिसको जो कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में आप पढ़ लीजिए, और उसके हिसाब से आप वीडियो को पॉज करके प्ले करते रहिए, और ऐसे ही आपको एमसीक्यूज आगे मिलते रहेंगे। और जिसको जल्दी जाना है वो फॉरवर्ड भी कर सकता है, स्पीड अप भी कर सकता है, उसकी मर्जी, ठीक ना। तो इसका डेट कितना है? प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी हुआ था 1 सितंबर 1872 में, ठीक ना। अब तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है जो बोलता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में निर्वचन खंड का प्रावधान कौन से धारा में किया गया था? निर्वचन खंड को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को बार बार बोल रहे हैं, आपको याद हो गया होगा अब तक में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलेंगे, ठीक ना। अब धारा को बोलते हैं सेक्शन, ये भी आपको धीरे धीरे करके याद हो गया होगा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन, ठीक ना। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, धारा 1 में, धारा 2 में, धारा 3 में, धारा डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा धारा 2 में। अब धारा 2 में देखिए कई सारे आपको मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज इसीलिए बोला जाता है, जितने भी डेफिनेशंस हैं वहीं पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 2A, सेक्शन 2A वो किससे डील करता है? आपके प्रोपोजल के डेफिनेशन से डील करता है। किसके डेफिनेशन से? प्रोपोजल के डेफिनेशन से। फिर आपका आता है सेक्शन 2B, ये डील करता है प्रॉमिस के डेफिनेशन से। किसके? प्रॉमिस के डेफिनेशन से। ऐसे ही कई सारे इसमें दिए गए हैं डेफिनेशन, जैसे कि 2H ये डील करता है कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन से। ऐसे ही इसमें पूरे धारा 2 में, जो धारा 2 है उसमें पूरे डेफिनेशंस दिए गए हैं, इसीलिए इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 क में प्रस्तावना को किस तरह परिभाषित किया गया है? अब देखिए 2 क में हमने बोला कि प्रपोजल को डेफिनेशन दिया गया है, और प्रपोजल को ही हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। जैसे कि इसमें लिखा है हाउ द प्रपोजल इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन बोलता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया गया सुझाव, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के साथ किया गया संवाद, संवाद भी नहीं है।
तीसरा ऑप्शन है कुछ करने की इच्छा, इस तरीके से भी परिभाषित नहीं किया गया है। चौथा ऑप्शन आता है आपका किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी, किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करे कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त कर सके। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन देख लिया, अब डी ऑप्शन इसका राइट है। अब देखिए अब प्रस्तावना का जो प्रपोजल का डेफिनेशन है उसको समझाया जाए। डिजिग्नेट वंस विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग दैट अदर्स असेंट टू सच एक्ट और टेंडेंसी। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे होता है, यहाँ पे एक पर्सन हो गया, ठीक है, एक पर्सन हुआ, वो क्या करता है दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है, दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या फिर करने से प्रवृत्त रहने के लिए, मतलब न करने के लिए। देखिए दो तरह के कार्य होते हैं ना, कार्य या लोभ। कार्य करने के लिए प्रस्ताव है या फिर लोभ करने के लिए प्रस्ताव है, दोनों तरह के प्रस्ताव माने जाते हैं, ठीक ना। तो ये अपने विलिंगनेस को बताएगा कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और इस आशय से बताएगा कि जो कि दूसरा व्यक्ति है उस काम को करने या न करने के लिए अपनी रजामंदी उस पर बता सके, अपनी अनुमति अभिप्राप्त कर सके, उसकी अनुमति अभिप्राप्त कर सके। तो इस तरीके से ये बनता है आपका हाउ टू मेक प्रपोजल। सेक्शन 2A धारा 2 का बात करता है प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं प्रपोजल। चलिए हम लोग नेक्स्ट MCQ की ओर चलते हैं। 5वां MCQ है किसी संविदा का प्रारंभिक बिंदु होता है। अब इसमें प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, वो होता है प्रस्ताव, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन प्रस्ताव का निमंत्रण, ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञापन ये भी नहीं है, प्रतिग्रहण ये भी नहीं है, ठीक ना। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, एडवर्टाइजमेंट, एक्सेप्टेंस, ये कुछ नहीं। अब देखिए संविदा बनने के लिए सबसे पहला चीज़ जो होता है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला चीज़ होता है आपका प्रपोजल, ठीक ना। क्या होता है प्रपोजल, प्रपोजल में आपका मिलता है एक्सेप्टेंस। जब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो आपका बनता है प्रॉमिस, ठीक, आपका बनता है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन हो जाए, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन हो जाता है तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक ना। और जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाए, क्या हो जाए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाए तो वो हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होती है। तो इसमें पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है आपका प्रस्ताव। प्रपोजल को ही बोलते हैं प्रस्ताव, ठीक। प्रपोजल को बोलेंगे प्रस्ताव, एक्सेप्टेंस को बोलेंगे आपका प्रतिग्रहण, ठीक। प्रॉमिस को बोलते हैं वचन। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रस्ताव प्लस प्रतिग्रहण इक्वल्स टू वचन, इसका फॉर्मूला है वचन प्लस, अब देखिए कंसिडरेशन आएगा, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को बोलते हैं प्रतिफल। जब वचन के साथ प्रतिफल मिलता है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को बोलते हैं करार, और करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाए तो उसको बोलेंगे संविदा। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ से चालू होता है, प्रपोजल, जिसको बोलते हैं प्रस्ताव। तो प्रस्ताव से ये आपका चालू होता है प्रारंभिक बिंदु कॉन्ट्रैक्ट, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शोरूम में वस्तुओं का मूल्य दिखाकर प्रदर्शन किया जाना, ठीक ना। ये चार ऑप्शन है आपके पास, प्रस्ताव, प्रति प्रस्ताव, प्रस्ताव का आमंत्रण, मात्र विज्ञापन, ठीक ना। अब देखिए अब शोरूम है एक, ठीक, टू बी डिस्प्लेड इन अ शोरूम बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, ऑफर, काउंटर ऑफर, इन्विटेशन ऑफ ऑफर, ओनली एडवर्टाइजमेंट। देखिए चारों के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। एक शोरूम हुआ, इसमें वस्तुएं हैं, मान लीजिए शोरूम में एक कार खड़ी है, कार के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, ठीक ना। ऑफर चल रहा है, मान लो कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त का मान लीजिए ऑफर चल रहा है। अब ऑफर चल रहा है तो लोगों को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक ना। लोगों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये ऑफर एक्चुअली नहीं दे रहा है, ये इनवाइट कर रहा है, लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि आओ आप प्रस्ताव रखो, ठीक ना। लोग जाते हैं फिर बोलते हैं कि मुझे ये कार चाहिए, ठीक ना। एक कार के ऊपर प्राइस टैग लगा तो मुझे ये कार चाहिए, तो हम प्रस्ताव करते हैं। कंपनी वाला प्रस्ताव नहीं कर, वो इनवाइट कर रहा है हमें, इनविटेशन टू ऑफर, तो इसको बोलेंगे प्रस्ताव का आमंत्रण, ठीक ना। इसका आंसर होगा प्रस्ताव का आमंत्रण। जैसे कि अब यहाँ पे हम प्रस्ताव कर रहे हैं तो वो तब प्रस्ताव होता है, ग्राहक प्रस्ताव कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, शोरूम क्या कर रहा है, प्रस्ताव का आमंत्रण कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है प्रति प्रस्ताव नाम का। जो प्रति प्रस्ताव है, यहाँ पे दो तरह के प्रस्ताव होते हैं एक्चुअल में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर होता है कि जैसे मैंने कोई सामान बोला कि भाई तुम 5 रुपये में लोगे, आगे उससे आता है उसी सामान के बारे में आता है, बोलता है कि नहीं मैं इसको 3 रुपये में लूँगा, तो ये हो गया काउंटर ऑफर। जब सामने वाला
दूसरा वैल्यू रख के, ठीक ना, दूसरा वैल्यू रख के दूसरे पॉइंट्स में सेम वैल्यू को, मतलब जो सेम ऑब्जेक्ट को है अदर वैल्यू देके फिर ऑफर करता है मेरे को, तो वो हो जाता है काउंटर ऑफर। लेकिन सेम थिंग सेम सेंस में जब होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। जैसे मैंने बोला अपने दोस्त को कि 5 रुपये में लोगे, मेरा दोस्त भी बोलता है क्या मुझे 5 रुपये में दोगे, तो ये हो जाता है क्रॉस ऑफर, ठीक ना। लेकिन ये क्या आता है, प्रति प्रस्ताव। अगर मैं 5 रुपये में बोलता हूँ, वो 3 रुपये में बोलता है, मतलब अलग अलग है, ऑब्जेक्ट सेम है, तो उसको बोलेंगे प्रति प्रस्ताव। और इसका जो एग्जाम्पल है शोरूम वाला, शोरूम आता है आपका प्रस्ताव का आमंत्रण में, ठीक ना। होप यू कि आप प्रति प्रस्ताव समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक प्रस्ताव किसको दिया जा सकता है, ठीक ना। प्रस्ताव किसको दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को, व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग को, संपूर्ण विश्व को, उपरोक्त सभी को। टू whom कैन एन ऑफर बी मेड, टू अ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन, होल वर्ल्ड, सुटेबल टू ऑल। देखिए इसका ऑप्शन होगा डी। अब डी क्यों होगा, देखिए अगर हम चाहें तो हम किसी एक व्यक्ति को भी, किसी एक पर्सन को भी ऑफर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 2 पर्सन, 2 से अधिक पर्सन, 2 और मोर पर्सन को भी ऑफर कर सकते हैं, और चाहे तो होल वर्ल्ड को भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक ना। मेरी मर्जी, जितने मन उतने लोगों को प्रस्ताव करें, तो ये हर एक के लिए सुटेबल होता है। जैसे दुकान वाला होता है वो होल वर्ल्ड के लिए होता है, जनरल ऑफर होता है उसका, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता है, ठीक ना। जब हम किसी अपने दोस्त को बोल रहे हैं, किसी मित्र को बोल रहे हैं, यहाँ पे किसी से डील कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब डायरेक्टली 1 to 1 ऑफर हो रहा है तो 1 पर्सन ऑफर होगा, ठीक ना। या फिर कुछ लोगों को बस अट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को, तो 2 और मोर पर्सन्स में होगा। तो इसलिए उपयुक्त सभी को प्रस्ताव दिया जा सकता है, ठीक ना। अब फर्दर आगे चलते हैं। एक समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा होती है, ठीक ना, ए टेंडर पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर, ये भी क्या होगा, प्रस्ताव हेतु आमंत्रण, इनविटेशन टू ऑफर। क्योंकि देखो वो प्रस्ताव नहीं है, वो बोल रहा है कि सामने से जो टेंडर लेते हैं वो लोग आए और ऑफर करें कि हम कितने में ये कॉन्ट्रैक्ट उठा लेंगे, टेंडर उठा लेंगे। तो इस तरीके का होता है। इसलिए समाज पत्र में जो प्रकाशित निविदा होती है वो प्रस्ताव हेतु आमंत्रण होता है, न ही वचन होता है, न ही प्रस्ताव होता है, न प्रतिग्रहण हेतु आमंत्रण होता है। ये प्रस्ताव हेतु आमंत्रण होता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर बन जाता है। जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो हमने क्या बताया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, क्या बनता है ये, प्रॉमिस, ठीक। तो जब एक्सेप्टेंस हो गया, प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया गया तो क्या बना, वो वचन। When an offer is accepted, it becomes promise। तो ऑप्शन ए इज राइट। ये करार नहीं होगा, ना ही संविदा होगा, क्योंकि करार और संविदा नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। जब प्रॉमिस में क्या जुड़ता है तो आता है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ता है तो आता है आपका करार, ठीक ना, एग्रीमेंट। अब जब एग्रीमेंट में क्या होता है, जब एग्रीमेंट में जुड़ जाता है आपका इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो होता है संविदा, ठीक। और कंसिडरेशन की तो बात आती नहीं है, ठीक। एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर बनता है वचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं फर्दर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, अब कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है, ठीक, पहला चीज जो कि सही ऑप्शन है। प्रति प्रस्ताव में पूर्ववर्ती प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जा सकता है, गलत। प्रतिग्रहण का संपूर्ण एवं शर्तेहीन होना आवश्यक होता है, ट्रू। नई शर्तों के साथ प्रतिग्रहण वैध होता है, गलत, ठीक। नई शर्तें का नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक ना, वो बदल जाता है, प्रतिग्रहण वैध नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है। जैसे ही हमने बताया कि मैं ऑफर करता हूँ 5 रुपये अपने दोस्त को, मेरा दोस्त बोलता है नहीं मैं 3 रुपये में लूँगा, तो वो काउंटर को ऑफर किया, प्रति प्रस्ताव किया। जैसे ही प्रति प्रस्ताव किए, पहला वाला जो प्रपोजल होता है ना, ये नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर ये वाला प्रस्ताव चालू हो जाता है 3 रुपये वाला, ठीक ना। तो यही बोलते हैं प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए ये पहला ऑप्शन ट्रू है। और थर्ड ऑप्शन ट्रू ये है कि जब भी प्रतिग्रहण होता है, एक्सेप्टेंस, वो कंप्लीट और अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक ना, ये अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, ठीक। अब फर्दर हम लोग मूव करते हैं इसमें। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन, वचन ग्रहीता से उत्पन्न हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से उत्पन्न हो सकता है, उपयुक्त दोनों नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन अराइज फ्रॉम प्रोमिसी, मे अराइज फ्रॉम अनदर पर्सन, बोथ ऑफ द एबव, नॉट बोथ ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ऑफ द एबव। अब क्यों होगा, देखिए इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो संविदा का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो पार्टी नहीं है वो सू नहीं कर सकता है, लेकिन जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, उसका प्रिविटी ऑफ
कंसिडरेशन नहीं होता है। मतलब कंसिडरेशन पार्टी के अलावा थर्ड व्यक्ति भी, अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। मतलब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता है, सिर्फ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो पार्टी है सिर्फ वही सू कर सकता है, थर्ड पर्सन नहीं सू कर सकता है। लेकिन जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है, इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पर्सन भी इसको मतलब कंसिडरेशन दे सकता है, थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है, इसलिए प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, वचन ग्रहीता से उत्पन्न हो सकता है, मतलब वचन ग्रहीता बोले तो प्रॉमिसी भी दे सकता है, और दूसरा पर्सन अन्य व्यक्ति भी दे सकता है, मतलब अनदर पर्सन भी आपका प्रतिफल दे सकता है। ठीक, तो ये होता है आपका एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं। प्रत्येक वचन, ये 12वां एमसीक्यूज है हमारा। प्रत्येक वचन एवं एक दूसरे के लिए प्रतिफल का गठन करने वाले वचनों का प्रत्येक समूह। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन है एक करार होता है, एक प्रतिग्रहण होता है, एक प्रस्ताव होता है, एक संविदा होता है। अब बताइए क्या होता है, जरा सोचिए। कब से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए कि ये क्या हो सकता है। देखिए हम बताते हैं, ये होता है एक करार। Each promises and each group of promises constituting consideration for each other is an agreement. According to section 2E, दो अंगा, ठीक ना, ये बताता है कि प्रत्येक वचन और एक दूसरे के लिए प्रतिफल का गठन करने वाले वचनों का प्रत्येक समूह, ये क्या होते हैं, करार होता है। ना ही वो प्रतिग्रहण होता है, ना ही प्रस्ताव होता है, ना ही संविदा होता है, ये क्या होता है, करार होता है। ठीक ना, दिस इज एन एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा अप्रवर्तनीय एक करार को कहा जाता है। जो अप्रवर्तनीय करार है उसको क्या बोला जाएगा, विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G, कौन सा सेक्शन है, 2G, इसको शून्य बोलेंगे, void। ठीक ना, क्या बोलेंगे, void। एंड अग्रीमेंट अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ इज void। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मतलब शून्यकरणीय जो संविदा होता है, इसमें ये होता है कि एक पार्टी की तरफ से अनफोर्सिबल है, तो जो दूसरी पार्टी है उसकी तरफ से अनइन्फोर्सिबल है। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ऐसा कंडीशन बनता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट तो वो होते हैं जो विधि विरुद्ध संविदा होते हैं। विधि विरुद्ध मतलब जो अनलॉफुल हो ही, अपने एक्ट से ही अनलॉफुल हो, वो कभी वो इन्फोर्सिबल, वो अलग चीज़ हो गया, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल वेगरिंग एग्रीमेंट, ये क्या हुआ, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वेगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, जुआ खेलना, जुए पे पैसे लगाना, ये सब वेगरिंग हो गया। ठीक ना, किसी का मर्डर करने का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ये भी क्या हो गया, इमोरल तो है ही, लेकिन अनलॉफुल भी माना जाता है। ठीक है, ये अनलॉफुल भी है और इमोरल भी, दोनों है। ठीक, तो ये होते हैं अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आती है, क्योंकि पहली बात ये अनइन्फोर्सिबल है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। अगर लेकिन जो अनइन्फोर्सिबल है वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अभी अभी हम लोग ने देखा कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया था, A2A, टू क गलत, टू ख गलत, टू ग गलत, अब 2J ये होगा ऑप्शन। ठीक ना, अंडर विच सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2H, यहाँ पे ये डिफाइन किया गया था। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, वो करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो उसे संविदा कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, ये देखिए आज का हमारा लास्ट सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। ये फार्मूला हालांकि हमने पहले भी बता दिया आपको। निम्नलिखित में से क्या सही है। प्रस्ताव में जब स्वीकृति हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वचन। वचन जब वचन में प्रतिफल हो जाता है तो करार। करार में जब प्रवर्तनीयता हो जाती है संविदा। ये तीनों की तीनों फार्मूला सही हैं, तो डी ऑप्शन है उपयुक्त, तो सभी ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये आपके 15 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक ना, ये बेसिक हैं। फिर इसके बाद थोड़े से आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल करेंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 से। फिर उसके आगे फिर हम लोग फर्दर सेक्शन में कम्युनिकेशन वाले में, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन वाले में पहुंचेंगे, जहां पे आपको महत्वपूर्ण सवाल किया जाएगा और वही सवाल लाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दे। होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे होंगे। आप समय समय पर BA पढ़ते रहिए।
रहिए और हमारी MCQs को साथ में सॉल्व करते रहिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। और MCQs को विशेष ध्यान दीजिए, ये कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सारे सवाल जुडिशरी में पूछे गए हैं, इसलिए हल्के में कोई भी सवाल ना लें। धन्यवाद, थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।